गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th का हम आगे नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का हमने इनिशियली किया था कि फोर्सेस क्या होती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात की थी। देन हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की बात की थी। तो हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि हमने वो 3 केसेस लिए थे कि एक बॉल को मैं ऊपर रोल कर रही हूँ अप, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास उसको स्ट्रेटली मूव करवा रही हूँ और देन मैंने उसको डाउन मूव करवाया। तो मैं इन तीनों में क्या देखती हूँ कि जब वो अप जाती है तो बॉल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब वो ग्रेविटी के अलोंग आएगी, यानी अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे पास क्या होगा कि जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो स्ट्रेट मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने क्या गैलीलियो ने क्या कहा था कि गैलीलियो ने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी स्मूथ सरफेस मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और अगर मैं वहां पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाऊं, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, अगर इस डायरेक्शन में F लग रही है इस बॉडी के ऊपर, इधर कोई खींच रहा है F से और इधर कोई खींच रहा है F से, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स अगर मैं बात करूं तो होगी 0। तो इसको हमने क्या बोला, बैलेंस फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। नाउ हमने बात की किसकी, अगर इसी बॉडी के ऊपर इधर हमारा 10 न्यूटन लगता है और इधर 8 न्यूटन लगता है, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी नेट फोर्स क्या आएगी, 2 न्यूटन आएगी। नेट फोर्स क्या आएगी, 2 न्यूटन। तो यहाँ की जो नेट फोर्स है वो 2 न्यूटन है और डायरेक्शन क्या होगी, लार्जर फोर्स की तरफ। लार्जर फोर्स कौन सी है, ये, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ लार्ज फोर्स। ये हमारे पास होगी अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ आप देख रहे हो कि हम बात करें आज न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के कि जब हमारी बॉडी मूव करती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया था। एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ ने किसको डिफाइन किया है, फोर्स को। तीनों के तीनों लॉ फोर्सेस के ऊपर है। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है एंड द थर्ड लॉ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। इफ ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, अगर बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट पर है, इट विल रिमेन सो, यानी वो रेस्ट पर ही रहेगी। एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, अगर बॉडी मूव कर रही है, इट विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पर है, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी u, तो हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी के साथ उसी सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो दिस इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर मैं कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाऊं, मतलब कि क्योंकि बैलेंस होगी तो वो तो या और या क्या होगी, खत्म। तो अगर ये यू जा रही है और इधर से मैंने F फोर्स लगाई तो ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स है और अकेली F लग रही है, उधर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, अनबैलेंस फोर्स। तो इसके अनबैलेंस फोर्स की लगने से हमारे पास क्या होगी कि जो बॉडी रेस्ट में है वो मूव करने लग जाएगी, और जो बॉडी मूव कर रही है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। अब वो सेम स्पीड के साथ नहीं मूव करेगी।
तो ये हमने पढ़ रखे हैं कि जब अनबैलेंस फोर्स लगती है तो क्या क्या होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है सिंपल, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है, तो इट विल कीप मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, अनलेस, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब तक वो क्या रहेगी, उसी सेम स्टेट में ही रहेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो यहाँ से क्या देखते हैं कि ये हमारी बॉडी है और अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, लग भी रही है तो वो बैलेंस्ड फोर्स है, आपस में खत्म कर दिया, तो ये सेम रेस्ट पर ही रहेगी। लेकिन अब मैंने इसके ऊपर जैसी एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो ये रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई, और ये मोशन करने लगी किसी u वेलोसिटी के साथ। क्लियर पॉइंट। सेकंड केस हम क्या बोलते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो u के साथ मूव कर रही है, यानी कि मोशन में, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली u स्पीड के साथ ही मूव करती रहेगी, इसी सेम स्ट्रेट लाइन में ही कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक हम क्या ना लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, फोर्स लगाते हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन भी यही है, मोशन की डायरेक्शन ये है, और इसी डायरेक्शन में अगर मैंने F लगाया तो देखो मैं ऐसे चल रही हूँ, ये ऐसे चल रहा है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो क्या हुआ, स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज, स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज, ठीक है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ, जो F हम लगा रहे हैं, F की डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में ही अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर मैं लगाती हूँ तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। अगर वही ये हमारे पास है, मूव करिए u, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लेकिन अगर मैंने फोर्स इसके अपोजिट लगाया, ठीक है, ये ऐसे चल रही है बट फोर्स मैंने ऐसे लगाया, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया है, यहाँ हम फोर्स को डिफाइन भी कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी दे सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अनटिल मैं उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, फोर्स की भी डेफिनेशन है। इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, डिफाइन करता है फोर्स को। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आ जाता है इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या है। यहाँ आप इनर्शिया को समझो, इनर्शिया हमारे पास क्या है, एक इनर्शिया है, ईच एंड एवरी बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स चेंज in state of rest, motion and direction. Each and every body has a tendency to resist its change in state of rest, motion और direction. कोई भी बॉडी है ये, अब इस बॉडी का खुद का इनर्शिया होगा। इनर्शिया मतलब अब जैसे ये इस बॉडी का खुद का इनर्शिया, अभी ये रेस्ट पर है तो ये बाय इटसेल्फ अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है, ये किस पर रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, एक मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, नाउ एक मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, क्या इन दोनों को जब हम सेम फोर्स लगाएं, ठीक है, ये फुल ऑफ बैटरी है तो ये हैवी है और ये तो लाइट है, तो अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, क्या दोनों के सेम फोर्स लगाने से ये मूव कर जाएगा, नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी टेंडेंसी बढ़ चुकी है, ठीक है, इसको मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसकी टेंडेंसी अब लाइट है तो इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी ईच एंड एवरी बॉडी, उनकी खुद की टेंडेंसी होती है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर लगा रहा हो ताकि उसकी स्टेट को चेंज करे तो वो उसको रोकने का काम करेंगी। क्लियर आपका? तो ये आपकी क्या होगी, इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब मैं देखती हूँ, अब एक तो ये है, ये एक रॉक है, ठीक है, जिसका हैवी मास है, ये एक हैवी मास है,
और ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, ये लाइट इन वेट है, ठीक है, इसका मास क्या है, कम है। अब क्या होगा, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूं, अभी ये रेस्ट पर थी, रेस्ट से इसको मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगने से किस में आ गई, मोशन में आ गई। हमें एक अपोजिट फील हुआ कि बॉल को जब मैंने लगाया तो मुझे एफर्ट करना पड़ा ताकि उसकी स्टेट को क्या कर दूं, चेंज कर दूं। अब वही हमारे पास है कि ये भी रेस्ट पर है, ये बड़ा सा पत्थर है, एक बड़ा सा रॉक है, इसको जब मैंने उतनी ही फोर्स लगाई F, ठीक है, तो ये मूव करेगा नहीं। अब मुझे इसमें क्या देना पड़ेगा, लार्ज फोर्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ा, इसको लार्ज फोर्स देना पड़ा। तो मैंने और ज्यादा, क्योंकि इतनी F लगाने से इसने क्या किया, इसको रजिस्ट करा, रोकने का काम किया, ठीक है। लार्ज फोर्स दी तभी ये क्या हुआ, इसका क्या मोशन आया। तभी जब एक सिंपल बॉल को करते हैं तो हमारा एफर्ट कम लगता है, लेकिन एक पत्थर को अगर मुझे मूव करवाना हो, एक बड़े से रॉक को अगर मुझे मूव करवाना हो, तो क्या होता है, हमारा पूरा जो एफर्ट है, हम कुछ टाइम बाद थक जाते हैं, क्योंकि हमें क्या लगानी पड़ रही है, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है। क्यों ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है उसको मूव करवाने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा रजिस्ट कर रहा है, ये अपनी स्टेट को नहीं छोड़ रहा है। कम फोर्स लगाने से उसने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया, ज्यादा फोर्स लगाने से ही उसने अपनी स्टेट को चेंज किया है। तो इसका मतलब इसके अंदर रजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास होता है। जितना ज्यादा हैवी मास का होगा उतनी ज्यादा उसकी इनर्शिया होगी, और उतना ही ज्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। चाहे वो रेस्ट पर है, चाहे एक सिंपल बच्चा साइकिल लेकर आ रहा है, मूव करवा रहा है, उसको हम इजीली रोक सकते हैं। और अगर एक कार आ रही है, मूव करते टाइम ब्रेक फेल हो चुका है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी इनर्शिया क्या हो जाती है, ज्यादा। वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, तो वो क्या करती है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, वो रजिस्ट कर रही है ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज ना कर सके। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इनर्शिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो यहाँ का इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ का इनर्शिया क्या है, कम। या इनकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या इनकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी पड़ रही है तो यहाँ मुझे एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की रजिस्टिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनर्शिया। अब हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर टाइप ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of direction। ये इसके तीन टाइप हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट से समझ ही गए होंगे, द टेंडेंसी of a body to maintain its state of rest। ठीक है, the tendency of a body to maintain its state of rest, this is your inertia of rest। सेम हमारे पास state of motion और सेम इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टाइप ऑफ इनर्शिया।
तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि बॉडी अपनी वो टेंडेंसी होती है ये कि वो अपनी बॉडी की जो जिस अभी वो रेस्ट पर है तो उसी स्टेट को ही मेंटेन करके रखे, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सेम द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अब अपनी वो मोशन की स्टेट को मेंटेन करके रखेगी, तो उस बॉडी की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। तो मैं अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करती हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि ये कि किसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि जो बॉडी है वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, बाय इटसेल्फ वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, इवन मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, दिवाली की सफाई चल रही है, मम्मी ने कहा कि बाहर जो बेडशीट है या जो चारपाई है उसको बाहर जाकर उसकी धूल को साफ करो। तो हम क्या करते हैं? चारपाई रखी और डंडे से चारपाई को पीटना स्टार्ट किया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने उसको चारपाई को डंडे से पीटा तो क्या हुआ? चारपाई मूव कर गई, क्योंकि वहां से डंडे से हमने क्या लगाई? फोर्स लगाने से जो चारपाई है वो इधर मूव कर गई, लेकिन चारपाई के अंदर जो फंसे हुए धूल मिट्टी के जो पार्टिकल थे वो क्या थे? रेस्ट पर थे। वो क्या थे? हमारे रेस्ट पर थे। तो उनकी जो पार्टिकल की ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो रेस्ट पर ही रहेंगे, लेकिन वो जो चारपाई का था वो मूव कर गया, तो उसके मूव करने से पार्टिकल क्या हो जाएंगे? नीचे गिरे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल मोशन में नहीं आए कि उसके पार्टिकल के मोशन में आने की वजह से वो नहीं, चारपाई मूव करी, जो पार्टिकल थे वो रेस्ट पर रहे। ठीक है, चारपाई ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, लेकिन धूल मिट्टी की पोजीशन वही रही और इसी की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जांपल और देती हूँ कि एक जो पैसेंजर है वो बस में बैठा हुआ है। किस में बैठा हुआ है? बस में बैठा हुआ है, और बस हमारी किस पर है? रेस्ट पर है। ठीक है, बस रेस्ट पर है, एक बच्चा जाकर बस में बैठ गया। अब ड्राइवर ने बस शुरू की। बस जैसे ही शुरू करते हैं तो जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? झटका लगता है ना? लगता है ना झटका। और वो झटका कैसे लगता है? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? बताओ कैसे लगता है? वो पीछे की तरफ। ठीक है, नॉर्मली बस रुकी हुई थी, बस ने स्टार्ट किया, बस जैसे ही स्टार्ट हुई हमारा पीछे की तरफ झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो। अब हम बात करें कि जब मैं बस में बैठी थी तो हमारी जो बॉडी है वो किस पर आ चुकी है? रेस्ट पर आ चुकी है। किस पर आ चुकी है? रेस्ट पे। लेकिन हमारी बस के स्टार्ट होने से, बस मूव करने से जो हमारे पैर थे, जो बस के टच हैं, वो तो किस पर आ गए? मोशन में आ गए, लेकिन अपर बॉडी पोर्शन किस पर था? रेस्ट पर। तो हमारे जो पैर हैं वो आगे मूव कर गए, हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, जो पैर हैं वो आगे मूव कर गए और ये अपर बॉडी क्या रही? पीछे। तो झटका कैसे लगेगा? पीछे की साइड। ठीक है, तो हम यही करते हैं कि जब हमारी जो बस है वो रेस्ट से मोशन में आती है तो जो पैसेंजर है वो एक जर्क फील करता है, यानी झटका महसूस करता है इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका रीजन क्या होता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारा लोअर बॉडी पोर्शन मोशन में आ जाता है, लेकिन हमारा अपर बॉडी पोर्शन किस में रहता है? रेस्ट पर रहता है। तो ये पहले ऐसे था, ये आगे मूव कर गया, ये पीछे ही रहा, झटका कैसे लगेगा? पीछे की साइड। तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लास्ट एग्जांपल देती हूं मैं। ये आपका कैरम बोर्ड है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके, नाउ यहाँ मैंने एक रखा, जैसे कैरम बोर्ड खेलते टाइम नहीं रखते हैं कि नीचे रखी और उसके ऊपर हमने बहुत सारी जो गिट्टियां हैं वो रख दिया, तो इसी के ऊपर ही मैंने बहुत सारी इस तरीके से ऊपर ऊपर रखती गई। ठीक है, अब यहाँ से मैंने स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक किया
तो क्या हुआ, इसने जैसे स्ट्राइक किया ना तो ये वाली बाहर निकल गई और ये वाली है वो सारी एज इट इज रही। हुआ होगा आपके साथ कैरम बोर्ड खेलते टाइम कि आपने सारी की सारी को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया, स्ट्राइकर से जब स्ट्राइक किया, ठीक है, तो नीचे वाली निकल जाती है और ऊपर वाली क्या रह जाती है, एज इट इज रह जाती है। नीचे वाली क्यों निकल गई, क्योंकि किस में आ गई, वो मोशन में आ गई, ठीक है, किस में आई, वो मोशन में आई, और मोशन में आने से वो नीचे वाली तो मोशन में आ गई, लेकिन ऊपर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो किस पर रही, रेस्ट पर ही रही। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक एग्जांपल है, ठीक है, इजीली बच्चे कर सकता है। ये एक गिलास है, फुल यहाँ तक पानी का भरा है, यहाँ मैंने एक पेपर के ऊपर मैंने सिक्का रख दिया, ठीक है। अब आप क्या देखते हो कि इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो क्या होगी, कि जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो हमारी कैसे चेंज हुई, कि वो जो गिलास है वो तो एज इट इज रहा, पेपर यहाँ निकल गया, लेकिन जो सिक्का है वो यहाँ गिर गया। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, इसके ऊपर फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये तो मोशन में आ गया, या आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन जो कॉइन था वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसने क्या रखा, अपनी रेस्ट की पोजीशन ही बना, अपनी रेस्ट की स्टेट बनाकर रखी, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहा, ये मूव कर गया और ये किस में जाकर गिरा, ग्लास में जाकर गिरा। तो ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये होता है कि जब आपकी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखती है, वो खुद से उसकी स्टेट को चेंज नहीं करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो कॉइन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहा, जो गिट्टियाँ थी वो ऊपर वाली, नीचे वाली मोशन में आ गई, लेकिन ऊपर वाली एज इट इज रह जाती हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब आप किसी चारपाई को पीटते हो तो चारपाई आगे मूव कर जाती है, लेकिन जो धूल मिट्टी के कण है वो नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये हमारे पास क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ हम किसकी बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। किसकी बात करेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब जो बॉडी है वो मोशन में है तो वो खुद से रेस्ट पर नहीं आ सकती है, तो ये क्या हो जाएगा कि कोई बॉडी है वो मोशन में मूव कर रही है तो वो बॉडी को मेंटेन करके रखेगी कि वो किस में मूव करती रहे, मोशन में ही रहे। और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यानी अब वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है, तो दिस इज योर इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, वही जो हमारी बस थी, ठीक है, जो हमारी बस थी वो बस अब मूव करिए किस में है, मोशन में है। और जो यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है वो अब किस में है, मोशन में। अब हमारी जो बॉडी है, अब गाड़ी मूव करिए, बस मूव करिए, तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो किस में आ चुकी है, मोशन में आ चुकी है। किस में आ चुकी है, मोशन में आ चुकी है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो आपका झटका कहाँ लगता है, आगे की साइड, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पूरी बॉडी किस में आ चुकी है, मोशन में। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो लोअर बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट पे। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर बॉडी मूव करेगी तो वो आगे की तरफ गई, तो झटका कैसे लगा, आगे की तरफ। तो ब्रेक लगता है ना, जब हम ऐसे बैठे होते हैं इजीली ब्रेक लगता है और हम ऐसे आगे की तरफ झटका लगता है, तो उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। कि जब बस हमारी मूव करी है और ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क महसूस करते हैं, जर्क लगता है, हमें झटका लगता है। तो उसका रीजन क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। कि हमारा जैसे ही वो रेस्ट में आया हमारी लोअर बॉडी पोर्शन रेस्ट पर आ गई, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अपर बॉडी हमारी क्या रही,
मूव करती रही और हम कैसे लगेंगे, हमारा झटका आगे की तरफ लगेगा। तो ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। आप और एग्जांपल ले सकते हो इनर्शिया ऑफ मोशन का, जैसे कि इनर्शिया ऑफ मोशन में कोई भी जो बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी स्टेट को खुद से रेस्ट पर चेंज नहीं कर सकती है, तो इसी को मैं क्या बोलती हूँ, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलती हूँ। नेक्स्ट कि जैवलिन थ्रो करता है कोई एथलीट, भागता हुआ आता है, ठीक है, और रेस फिनिश हो चुकी है, फिनिश लाइन पे वो आ जाता है, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही फिनिश लाइन पर आ जाता है तो हमने देखा होगा कि जो एथलीट होता है रेस फिनिश लाइन पे आने के बाद भी वो कुछ दूर तक भागता भागता हुआ जाता है। फिनिश लाइन पर आते ही अगर उसने अपने पैरों को क्या कर दिया, रेस्ट दे दिया, ठीक है, तो पैर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर बॉडी क्या करेगी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो मूव करेगी, तो उसकी मूवमेंट की वजह से उसको क्या, वो गिर भी सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए जो एथलीट होता है जैवलिन थ्रो करता हुआ या रेस कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है जब वो ट्रेन से उतरा, ठीक है, चलती हुई ट्रेन से उतरता है, तो हम तीनों केस में क्या देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपनी स्पीड, एकदम से रेस्ट पर नहीं आते हैं, एकदम से अपनी स्पीड जीरो नहीं कर लेते हैं, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को डिक्रीज करते हैं। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि अगर वो एकदम से रेस्ट पर आएंगे तो उनके पैर तो रेस्ट पर हो जाएंगे, लेकिन अपर बॉडी मूव करेगी और वो गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। तो ये आपका क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसी हम बात करेंगे किसकी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, बस में और यहाँ हमारे पास लगेज है, यहाँ क्या है, ऊपर लगेज है और लगेज को हम बांध देते हैं, बांधते हैं ना, बस के ऊपर जो बहुत सारा सामान रखा होता है उसको रस्सियों से बांध देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, एक तो ऑब्वियसली मोशन से रेस्ट में आएगी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं आगे ना गिर जाए, कहीं पीछे ना गिर जाए, लेकिन जैसे ये बस एक कर्व्ड पाथ में मूव करेगी, अभी बस स्ट्रेट थी, लेकिन जैसे ही किसी कर्व्ड पाथ में मूव करेगी तो हमारी बैक की टेंडेंसी क्या है, स्ट्रेट मूव करने की, लेकिन हमारी जो बस है वो क्या होगी, कर्व्ड पाथ में मूव करेगी। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हमारा बैग क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो यही क्या होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिंपल, आप गाड़ी में गए हो और आपका घुमावदार सर्कल आ चुका है, तो आप क्या देखते हो कि आपकी गाड़ी तो घुमावदार सर्कल में मूव कर गई है, लेकिन आपको इस साइड आप गिर जाते हो, है ना, इस साइड आपकी मूवमेंट होती है। तो ये क्यों होती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि बॉडी मूव कर गई है, हमारी जो गाड़ी है वो मूव कर गई है, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन की टेंडेंसी थी हमारी, तो हम उसके टेंजेंट के अलोंग रह जाते हैं और इसलिए हम कैसे गिर जाते हैं, बाहर, ठीक है। सेम इसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो हमारी गाड़ी के टायर के ऊपर मड गार्ड लगाते हैं, वो मड गार्ड क्यों लगा देते हैं, कीचड़ से बचाने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्कल में घूम रहा होता है, वो सर्कल में जब घूम रहा होता है यहाँ कीचड़ लग गया, अब ये जो पार्टिकल है ये कीचड़ है, वो टायर तो आपका इस साइड मूव कर गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कीचड़ कैसे जाएगा, स्ट्रेट, तो कीचड़ जाकर कहाँ लगा, यहाँ लगा। अब हमारा कीचड़ यहाँ है, ये तो टायर स्ट्रेट ऐसे कर्व्ड पाथ में मूव कर गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कीचड़ की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ थी। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो कीचड़ हमारा जो मड है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जाता है, लेकिन जो हमारा व्हील है वो कैसे जा रहा है, सर्कुलर में जा रहा है। तो ये सब रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑफ डायरेक्शन आप कंप्लीट कर लेना। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाना और इसको अच्छे से करना।